नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर रायपुर से है, जहां आयोजित आज के नारी अवार्ड एंड कॉन्क्लेव में राज्यपाल रमन टीका ने महिलाओं का सम्मान किया और जहां उन्होंने कला, साहित्य, राजनीतिक और शिक्षा के साथ साथ उद्यमिता और महिला उत्थान जैसे विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाली महिलाओं की सराहना करते हुए राज्यपाल ने तमाम महिलाओं को सम्मानित किया। जहां आपको बता दें कि राज्यपाल ने गुमनाम नायिकाओं का भी सम्मान करने का एक महत्वपूर्ण पहल इसे बताया है और जहां समाज की अंतिम पंक्ति में कार्य करने वाली महिलाओं का योगदान उन्होंने सराहा। जहां उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य कर्मचारियों तो वहीं सफाई कर्मचारियों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि महिलाओं की उपस्थिति हर क्षेत्र में बढ़ रही है, चाहे वह डिफेंस हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य, खेल या फिर राजनीति हो। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने T20 में विश्व कप के फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के द्वारा तीसरी बार विश्व कप का खिताब जीतने के लिए टीम इंडिया को बधाई दी। और जहां मुख्यमंत्री साय ने कहा कि टीम इंडिया ने इस जीत के साथ इतिहास को रचते हुए भारत को 3 बार T20 विश्व कप जिताने वाला पहला देश बना दिया है। उन्होंने इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर पूरी टीम को बधाई दी और जहां उन्होंने कहा कि यह जीत न केवल क्रिकेट प्रेमियों बल्कि हर भारतीय के लिए गौरवान्वित क्षण है। जहां उन्होंने उम्मीद जताई है कि भविष्य में भी भारत का तिरंगा इसी तरह से दुनिया भर में शान से लहराता रहेगा। तो आपको बताते चले कि बीते कल T20 मैच में भारत ने बेहद ही ऐतिहासिक जीत को दर्ज किया है। जहां आपको बताते चले कि घरेलू मैदान में जीत दर्ज करने वाली भारतीय टीम इस बार अब ये पहला खिताब ऐसा जीता गया है जो कि डोमेस्टिक देश में जीता गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्व लोकसभा के सांसद स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव की जयंती पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में स्थित मुख्यमंत्री निवास में उनके छाया चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आपको बता दें कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय जुदेव के सामाजिक राजनीतिक जीवन और उनके जनजातीय समाज के उत्थान के लिए भी योगदानों को याद किया। उन्होंने कहा कि जुदेव का जीवन समाज कल्याण और विशेष रूप से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण के लिए समर्पित रहा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि जुदेव के विचार आदर्श आज भी प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। अब खबर बस्तर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महतारी वंदन योजना की 25वीं किश्त जारी कर दी है। आपको बता दें कि इस अवसर पर उन्होंने 69,48,000 महिलाओं के खातों में 641 करोड़ 58 लाख रुपए अंतरित किए। जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे रही है और अब तक 16,237 करोड़ रुपए की राशि महिलाओं को दी जा चुकी है। जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महिलाओं के विभिन्न सफलता के उदाहरणों की सराहना की, तो वहीं उन्होंने कहा कि इस राशि का उपयोग स्वरोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर किया जा रहा है। उन्होंने बस्तर के क्षेत्र में शांति विकास की दिशा में किए गए प्रयासों की भी जानकारी दी। जहां इस दौरान लक्ष्मी सखी मिलेट कार्ट का भी शुभारंभ उनकी ओर से किया गया है, जिसको महिलाओं को आजीविका के अवसरों को और भी ज्यादा उन्हें सशक्त बनाने के लिए तमाम अवसर अब दिए जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से है, जहां चंद्र नाहू कुर्मी क्षेत्रीय समाज के वार्षिक अधिवेशन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने समाज के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उन्होंने समाज के सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 50 लाख रुपए के पारागाम में सीसी रोड निर्माण के लिए 20 लाख रुपए देने की घोषणा की गई। और जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महतारी वंदन योजना की 25वीं किश्त की राशि लगभग 70 लाख महिलाओं के खातों में डाली है। उन्होंने समाज के शिक्षा प्रयासों की सराहना करते हुए, जिसमें कि 2000 से अधिक विद्यार्थियों को शिक्षा मिल रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के युवा कल्याण, रोजगार और किसानों के हित में किए गए प्रयासों की भी जानकारी दी। इस अवसर पर कई प्रतिभाशाली व्यक्तियों को सम्मानित भी किया गया।
अब खबर बीजापुर से है, जहां जिले के ग्राम गुदमा में युवा अंकित सकनी ने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2025 में 816वीं रैंक प्राप्त कर बस्तर संभाग और प्रदेश का मान बढ़ाया है। और इस उपलब्धि पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने वीडियो कॉल के माध्यम से उन्हें बधाई दी और जहां उनकी मेहनत, लगन और संघर्ष की सराहना उनकी ओर से की गई है। शर्मा का कहना है कि बीजापुर जैसे दूरस्थ क्षेत्र में यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा में सफलता को प्राप्त करना बेहद ही प्रेरणादायी है। जहां उन्होंने यह भी कहा कि अंकित की सफलता बस्तर में शांति और विकास का प्रतीक है। जहां अंकित ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, शिक्षकों और मार्गदर्शकों को दिया। उनके पिता श्री चंद्रय संकनी भी अपने बेटे की सफलता से बेहद ही खुश हैं और जहां उप मुख्यमंत्री ने अंकित के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं उन्हें दी। अब खबर रायपुर से है, जहां पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पिंक पेट्रोल यूनिट का गठन किया है और जहां अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अमित कांबले ने इस पहल की शुरुआत करते हुए पिंक पेट्रोलिंग टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस यूनिट में 27 अधिकारी तो वहीं कर्मचारी भी शामिल हुए, जो कि कॉल ट्रैकर तो वहीं पेट्रोलिंग के माध्यम से महिलाओं से संबंधित आपदा की स्थिति में त्वरित सहायता प्रदान करेंगे। आपको बता दें कि पिंक पेट्रोलिंग टीम के 3 जोन में तैनात 24 घंटे पेट्रोलिंग करेंगे और जहां महिलाओं को सुरक्षा संबंधित जानकारी उनकी ओर से दी जाएगी, तो वहीं स्कूल, कॉलेजेस और सार्वजनिक स्थलों पर भी जागरूकता अभियान को चलाया जाएगा। एक समर्पित व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है ताकि महिलाएं तुरंत सहायता प्राप्त कर सके। रायपुर की पुलिस महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से पुलिस प्रतिबद्ध है। तो आपको बताते चले, एक विशेष अभियान की शुरुआत पुलिस की ओर से की गई है, जहां पिंक पेट्रोल यूनिट का गठन किया गया, जिसमें कि आपको बताते चले कि इससे महिलाओं की सुरक्षा की दिशा में एक बेहद ही सराहनीय कदम उठाया गया है। जहां पुलिस कमिश्नरेट की ओर से इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तो वहीं आपको बताते चले कि जिस तरीके से रायपुर में लगातार शिकायतें सामने आती हैं महिलाओं को उत्पीड़न को लेकर, अब उस पर शिकंजा कसने के लिए और रोकथाम के लिए पुलिस की ओर से पेट्रोलिंग करने के लिए पिंक पेट्रोलिंग की शुरुआत की गई और जिसे हरी झंडी दिखाकर आज रायपुर के शहर के लिए रवाना कर दिया गया है। महिलाओं की सुरक्षा के दिशा में ये बेहद ही सराहनीय पहल मानी जा रही है, जहां पिंक पेट्रोल यूनिट के माध्यम से महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर को भी जारी किया गया। तो वहीं आपको बता दें चलें कि व्हाट्सएप के से भी जोड़ने के लिए एक नंबर को जारी किया गया है, जिसमें महिलाएं त्वरित अपनी शिकायत को दर्ज करा सकेंगे और जहां उन्हें जल्द से जल्द समाधान भी इसका मिल सकेगा। तो जिस तरीके से लगातार क्षेत्र में महिलाओं के प्रति शिकायतें बढ़ रही थी, इसमें आपको बताते चले कि पुलिस प्रशासन की ओर से एक बेहद ही अहम कदम उठाया गया है और जिसमें पिंक पेट्रोलिंग यूनिट का शुरुआत की गई और जहां पुलिस कमिश्नरेट की ओर से इसे हरी झंडी दिखाकर रायपुर में रवाना किया गया। रायपुर में मैं भारत हूं की थीम पर एक भव्य बाइक स्कूटी रैली का आयोजन किया गया और जिसमें कि 2000 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। आपको बता दें कि इस रैली में राष्ट्रभक्ति, महिला सशक्तिकरण और अनुशासन का संदेश दिया गया है, जहां गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुई है। तो वहीं रैली का शुभारंभ मां काली मंदिर से हुआ, जहां यह शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए श्री राम मंदिर पर समाप्त हुई। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने महिलाओं के उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि यह रैली हमारे लिए बेहद ही गर्व का विषय है। उन्होंने महिलाओं के सशक्त होने और समाज में उनकी भूमिका को रेखांकित किया है। इस आयोजन का सफल संचालन डॉक्टर भारवी वैष्णव तो वहीं डॉक्टर अनामिका सिंह के नेतृत्व में हुआ। तो वहीं बताते चले कि रैली में विभिन्न महिला संगठनों ने भी भाग लिया है, जहां सभी ने राष्ट्र की एकता और नागरिकों के कर्तव्यों का संकल्प लिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए परीक्षा के परिणाम घोषित हो गए हैं और जहां बालोदा बाजार के कृणाल केडिया भी इसमें आपको बताते चले कि 22 वर्ष की उम्र में ही इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर उन्होंने नाम रोशन कर दिया है। आपको जानकारी देते चले कि कृणाल कोडिया जो है उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। देखिए रिपोर्ट।
एक इंटरव्यू लेना चाहते हैं कि कुणाल केडिया 22 वर्ष की उम्र में एक सीए बना, लेकिन बलौदाया की लेकिन गौरव की बात है कि इतनी छोटी सी उम्र में सीए बनना और लगातार हर पार्ट को क्लियर करना एक बहुत ही एक होनहार बच्चे की एक पहचान है। इनके माता पिता हैं, इनकी दादी है जिन्होंने जो संस्कार दिया। और कुणाल कैसे पास हुआ सीए और इतनी छोटी सी उम्र में सीए बनने के बाद आज ये बॉम्बे में बड़े बड़े शहरों में जाके बड़ी बड़ी कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना एक वर्ष में। कुणाल, ये बताओ कि कैसे तुम सीए की पढ़ाई को लगातार क्लियर किए और इतनी छोटी सी उम्र में सीए बनना भी है बड़ौदा के नगर का बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। सीए की जो परीक्षा है, जैसा कि सब जानते हैं कि टॉप 10 टफेस्ट एग्जामों में एक सीए का एग्जाम भी है। लेकिन यदि आप कंसिस्टेंटली रोज पढ़ेंगे और यदि आप ऊपर वाले के साथ है, घर वाले आपके साथ हैं, तो ये एग्जाम को निकालना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे कि दुनिया में बहुत सारे लोग निकालते हैं, वैसे ही मैंने भी एग्जाम को एक बार में निकाला है। आम लोगों को हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से ऐसे कई बच्चे जो सीए की पढ़ाई में बैठते हैं, हर वर्ष लाखों लोग बैठते हैं लेकिन निकलते बहुत कम है, उनको कैसी पढ़ाई करना चाहिए कि वो ताकि वो हर वर्ष निकल जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल की जो युवा जनरेशन है वो रात रात भर लेट जागती है, तो मेरा उनसे यही कहना है कि यदि आप जितना जल्दी सो सके तो उतना अच्छा है, ताकि आप सुबह उठ पाए। और जो ब्रह्म मुहूर्त में जो पढ़ाई करते हैं वो हमें बहुत ज्यादा याद होता है। तो मेरा उनसे यही कहना है कि मोबाइल से जितना दूर रहें और सुबह जितना जल्दी उठ के पढ़ सके उतना ही वो उनके काम आएगा। इस पर पढ़ाई का रियाज कैसे करें, प्रैक्टिस कैसी करें, वो कोई सरल तरीका आपको अपनाया हो जिस तरह से आप इस परीक्षा को पास किए। इसके लिए एक बहुत अच्छा उपाय है कि क्यूमुलेटिव रिवीजन आप कर सकते हैं। जैसे कि जो आज किए हैं उसको ही आप कल वापस रिवाइज करें और फिर परसों ही उसको वापस रिवाइज करें, जिससे कि आपका रिवीजन करने का समय कम होते जाएगा और जो 1.5 दिन की छुट्टी आपको फाइनल एग्जाम में मिलती है उसमें आप बहुत आसानी से रिवीजन कर पाएंगे। ये माता पिता भी इस वक्त हैं, आप लोग किसको अपना मैंने कैसे इस बच्चे को अपने क्या शिक्षा दी जो इतनी छोटी सी उम्र में सीए बना। इसका खुद का संघर्ष बहुत रहा है और साथ में भगवान जी का आशीर्वाद, हम सबका आशीर्वाद रहा है। इसके बाद बच्चा यदि बाहर जाएगा तो आप क्या शिक्षा देंगे। नहीं, बस अपने लगन से काम करते रहें, बस यही इच्छा है। लेकिन निश्चित ही एक माता पिता और एक दादी को इतना गर्व होता है कि उनका पोता और उनका बेटा एक छोटी सी उम्र से बना। और आपको एक भी बता दूं कि ये रोशन और शोभा का जो बेटा है, जो बड़ा बेटा, वो भी सीए है और भी छोटी सी उम्र में सीए है और वो जॉब में कर रहा है। मैं इंडिया वाइज के लिए बलौदाया से प्रदीप महसी। अब खबर बालोदा बाजार से है, जहां पुलिस ने शराब की तस्करी करने वाले गैंगस्टर ग्रुप के 6 युवकों को गिरफ्तार किया है। आपको जानकारी देते चलें कि जो कि खटिया पाठी निवासी अजय ध्रुव के हत्या में भी शामिल थे। घटना 17 अक्टूबर 2025 की बताई जा रही है, जब शराब की तस्करी को लेकर आरोपियों में विवाद हो गया था और जहां आरोपियों ने अपने अपने क्षेत्र में शराब बेचने को लेकर आपस में इस पे विवाद हो गया और जो कि इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने अजय ध्रुव को मार डाला। और जैसे कि आपको बताते चले कि मृतक के पिता की शिकायत पर सिटी कोतवाली बालोदा बाजार में हत्या का मामला दर्ज किया गया और जिसमें कि आरोपी घटना के बाद फरार हो गए थे, लेकिन होली के त्योहार पर जब वे घर लौटे तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जानकारी देते चले कि आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भी भेज दिया गया है। आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामले को दर्ज करते हुए पुलिस की ओर से जांच जारी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से है, जहां कमिश्नरेट पुलिस ने खमतराई में हिस्ट्री शीटर उदय जैन की पत्नी माधुरी जैन उर्फ डोली और उसके साथी कृष्ण साहू को गिरफ्तार कर लिया। आपको बताते चले कि आरोपियों के पास से कुल 6.140 किलोग्राम का गांजा तो वहीं तस्करी में इस्तेमाल की गई कार को भी बरामद कर लिया गया है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि 3,57,000 की बरामदगी पुलिस की ओर से की गई और जहां इस कार्रवाई में ACCU तो वहीं एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और तैली बांधा पुलिस की संयुक्त घेराबंदी के तहत यह कार्रवाई की गई, जहां मुख्य आरोपी महिला जेल में बंद हिस्ट्री शीटर उदय जैन की पत्नी है और जिससे कि यह स्पष्ट होता है कि पूरा परिवार नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार में संलिप्त है। जानकारी देते चले कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा NDPS के एक्ट के तहत इस मामले को दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। अब खबर दुर्ग जिले से है, जहां पुलगाम थाना क्षेत्र में मक्के की फसल की आड़ में अवैध अफीम की खेती का भंडाफोड़ किया गया। आपको जानकारी देते चले कि समोदा
झेरी और सिरसा गांव के पास एक खेत में लगभग 5 एकड़ जमीन में अफीम के पौधे उगाए गए थे और जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 8 करोड़ रुपया की गई है। दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने इस पर जानकारी दी है कि पुलिस ने सूचना मिलने पर मौके पर दबिश दी और जहां अफीम के पौधे जब्त कर लिए गए हैं, तो वहीं इस कार्रवाई में पुलिस, एनसीबी, एफएसएल, आबकारी और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा यह कार्रवाई की गई। जांच में निष्कासित बीजेपी नेता विनायक ताम्रकार की भी मौजूदगी का इसमें खुलासा हुआ है और जहां पुलिस की ओर से एनडीपीएस के तहत मामले को दर्ज करते हुए जांच जारी है। से हमको सूचना मिली थी कि यहाँ पे अफीम की खेती की जा रही है, जिस पर हमारी टीम यहाँ पे रेड की कार्रवाई की है। हमारे एफएसएल की टीम भी यहाँ पे उपस्थित है। उनके द्वारा क्या वास्तव में ये अफीम है कि नहीं, इसकी चेकिंग की जा रही है। एफएसएल अधिकारी की चेकिंग के पश्चात एनडीपीएस की जो पूरी कार्रवाई होती है वो कार्रवाई यहाँ पे की जा रही है। टोटल ये जो मामला है कितने एकड़ में दिखाई दे रहा है? ये वैसे इसका फैलाव 4 से 5 एकड़ में है और एक्चुअल स्थिति अभी कल जब हम इसको उखाड़ना शुरू करेंगे तब पता चलेगा कि ये कितने मात्रा में है। दिनांक 6 मार्च को पुलगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम समोदा और जंजरी की सीमा पर अफीम की खेती की जा रही है, ऐसी सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिस पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा मौके पर जाकर के जांच की गई। मौके पर पाया गया कि वास्तव में वहां पर अफीम की फसल उगी हुई है। इसके उपरांत राजस्व विभाग, आबकारी विभाग, फॉरेंसिक और एनसीबी को सूचना दी गई। सभी अंतर्विभागीय टीमों के द्वारा वहां पर मौके पर पहुंच करके जांच की गई और परीक्षण कर बताया गया कि वास्तव में अफीम की फसल है, जिस पर मौके पर बल लगा करके इलाके की घेराबंदी की गई। सुबेरा होते ही वहां पर सीमांकन की कार्रवाई की गई। चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र की ओर, जहां विधानसभा की कार्रवाई लगातार जारी है। आज भी बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ। माननीय सभापति महोदय धान आए हैं और उसका धान हम धान लिया नहीं गया है। माननीय सभापति महोदय, वो विधायक जी के जो प्रश्न उसमें उद्भुत नहीं होता। क्या पूछ रहे हैं वो 3 गांव पूछ रहे हैं। श्रीमती विद्यावती सिद्धार्थ। माननीय सभापति महोदय, सबकी तरफ से मैं प्रश्न पूछ लेता हूँ। सभापति महोदय, सबसे पहली बात तो ये है कि मंत्री जी ये कहना बंद करें कि जो किसान बेचने आए उसका हम लोग खरीदे हैं। आप तो भाई जाके घरों में किसानों को जो दूसरा या तीसरा टोकन लिए उसके घर में आप सत्यापन करने गए। दूसरी बात यह है टोकन कटने, मेरा प्रश्न ये है कितने किसान हैं बस्तर में, उसी 5 जिले जो प्रश्न पूछा है, कितने किसान हैं दूसरा टोकन कटा उसके बाद भी वो धान नहीं बेच पाए? मैं आपके प्रश्न में सीमित हूं। तीसरी बात यह है, दूसरा प्रश्न यह है, एक ही सांसद मिला के दे दीजिए, ऐसे कितने किसान हैं जो लखमा जी ने कहा कि जो ऋणी है, टोकन कटा है, किसान धान बेचना चाहते हैं लेकिन वो किसान धान नहीं बेच पाए, इतने किसान कितने हैं? तीसरा प्रश्न इसी में एक साथ मिला दे दीजिएगा। तीसरा प्रश्न ये है जो ऋणी किसान हैं, मुख्यमंत्री जी ने बड़ी उदारता पूर्वक 2 दिन बढ़ाया था 5 और 6 तारीख को, उसके बाद भी किसान धान नहीं बेच पाए। तो जो किसान ऋणी हैं उन किसानों का धान ये सरकार खरीदेगी क्या, और नहीं है तो उनका कर्जा माफ करेगी क्या? ये प्रश्न है, इतना उत्तर दे दीजिए। माननीय सभापति महोदय, माननीय हमारे नेताजी भी 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे। नहीं, नेता मत लेंगे, आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। आपके कार्यकाल कभी रिकॉर्ड में रखा हूँ। आप माननीय मंत्री अभी तो बताइए ना, आप किसान अभी तो बताइए, कार्यकाल का भी है। आप भी धान, ऋणी किसान का धान खरीदे भी थे और नहीं भी खरीदे थे कुछ लोगों का। जिसका धान आप खरीदे थे उसका कर्ज माफ किए क्या? तो सीधा सीधा माननीय सभापति महोदय, क्या है जो धान बेचना है उसी धान खरीदे हैं सभापति महोदय, और जो सीधा उत्तर दीजिए कि वो किसान धान बेचना चाहते हैं, आप बेचा है वो भी। अरे बेचना, अभी जिनका ऋण नहीं पटा है और वो बेचना चाहते हैं, उसके पास धान है तो उसका धान खरीदेंगे क्या? श्रीमती विद्यावती सिद्धार्थ। ये कोई नहीं मिला। बंद करो, किसानों को धोखा देना बंद करो, बंद करो। आपके उत्तर से हम लोग संतुष्ट नहीं है। किसानों के साथ धोखाधड़ी
बेचने आए हैं। सारा जवाब दे रहे हैं। उसका धान हम खरीदे हैं। श्रीमती विद्यावती सिद्धार्थ। विद्यावती सितार आगे चलिए। श्रीमती विद्यावती सिद्धार्थ। प्रमोद मिंज। माननीय सभापति जी, मैंने महिला बाल विकास की मंत्री महोदया से एक प्रश्न पूछा था, उसमें उन्होंने जवाब दिया है। विद्यावती जी इसीलिए सोच समझ के चक्कर में पड़ा करो। वो को खुद दूसरे के प्रश्न में पूछ लिए 3 बार भूपेश बघेल जी, और आपका मूल प्रश्न गया। अब जाओ पीछे पीछे। वो जनता ने इसीलिए भेजा है कि आपको प्रमोद मिंज जी। अपने क्षेत्र की बात रखने के लिए भेजा है कि माननीय भूपेश बघेल सभापति जी जी। पीछे पीछे घूमने के लिए चुनाव भेजा है, चुन के आपको। ये पीछे मैंने नहीं भेजे दिव्यांग हैं, गलती हो गया। आपको पीछे पीछे होगा। घूमने के लिए चुन के नहीं भेजा है। अब वो दूसरे माननीय प्रश्न में सभापति जी, पूछेंगे। मैंने महिला बाल विकास माननीय मंत्री जी से दिव्यांगजनों के पदोन्नति के संबंध में सवाल पूछा था, और उन्होंने जवाब में ये कहा है कि पदोन्नति का जो नियम है, अधिनियम 2016 की धारा 34 के अनुसार प्रत्येक सरकारी स्थापन में नियुक्ति के दिव्यांगजनों द्वारा भरे जाने वाले जो पद हैं, उनके लिए आश्रित पदों के प्रत्येक समूह में कुल रिक्तियों की संख्या का 4% संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित करेगी का प्रावधान है, तथा छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन अधिनियम 2023 के नियम 27 में प्रत्येक सरकारी स्थापन में दिव्यांगजनों के नियोजन हेतु छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देश अनुसार आरक्षण रहेगा का प्रावधान है। लेकिन मूल प्रश्न के उन्होंने जवाब में कहा है कि उन्होंने जी नहीं का उत्तर दिया है। उसके साथ मैंने जो बताया उसको उन्होंने प्रतिस्थापित किया है। तो इस संबंध में मैं माननीय मंत्री महोदय जी से थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि ये जो नियम अधिनियम के बारे में मैंने पूछा, उसमें दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए जो अधिनियम और नियमों को क्रियान्वयन के लिए क्या समाज कल्याण विभाग को नोडल अधिकारी बनाया गया है क्या, उनके देखरेख के लिए, उनके बाकी पदोन्नति या और भी आरक्षण उसके संबंध में देखरेख करने के लिए? माननीय सभापति महोदय जी, माननीय सदस्य ने दिव्यांगजन से संबंधित प्रश्न किए हैं, क्योंकि दिव्यांगजन ऐसे श्रेणी में आते हैं कि उनके प्रति संवेदना सभी के लिए होती है। और आंसर बताने से पहले मैं माननीय सभापति महोदय जी, माननीय सदस्य को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करना चाहूंगी कि पिछले बार भी उन्होंने प्रश्न दिव्यांगजन से संबंधित किए थे, उसमें पदों की चिन्हांकन के लिए, तो पदों का चिन्हांकन पूरा हो गया है माननीय सभापति महोदय जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्रश्न किया और प्रश्न के बाद तत्काल संज्ञान लेते ही इसको पूरा किया हमने। माननीय सभापति महोदय जी, क्योंकि अब नियम दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 अनुसार और छत्तीसगढ़ दिव्यांग अधिकार नियम 2023 की धारा 27 के अनुसार 2016 में पदोन्नति की बात कही है, और इसमें माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाह रहे हैं कि उन्हें नोडल हम मनाते हैं कि नहीं, यही प्रश्न है। तो माननीय सभापति महोदय जी, दिव्यांग कल्याण संबंधित नोडल विभाग समाज कल्याण है। आरक्षण निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किया जाता है। माननीय सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से इसी संबंध में ये जानना चाहूंगा। मैंने पदोन्नति के संबंध में पूछा था, लेकिन जवाब में आया है कि उसकी नियुक्ति और बाकी चीजों में उनमें आरक्षण 4% का प्रावधान है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।